आज हम जिस विषय पर बात करने जा रहे हैं वो है अरेंज मैरिज का जुआ। एक सवाल से शुरू करते हैं। क्या ऐसा हो सकता है कि जिस इंसान के साथ कोई अपनी पूरी जिंदगी बिताने का सपना देख रहा हो, वही असल में एक टिक टिक करता हुआ टाइम बॉम्ब हो? ये कोई फिल्मी कहानी नहीं है, ये असल में हुआ है 27 साल के आशीष कुमार के साथ। और उनकी दुखद कहानी ही आज हमारी इस पूरी बातचीत की बुनियाद है। अच्छा, तो शुरुआत में पुलिस को जो कहानी बताई गई वो काफी सीधी सादी लग रही थी। एक नया शादीशुदा जोड़ा है, रात में टहलने निकला है, तभी एक गाड़ी आती है, टक्कर मारती है, पति की मौत हो जाती है। पत्नी पुलिस को बताती है कि चोरों ने उसके गहने भी लूट लिए। पहली नजर में तो ये एक टिपिकल हिट एंड रन का मामला लगता है ना? लेकिन जैसा कि अक्सर होता है, सच कुछ और ही था। जब पुलिस ने जांच की तो आशीष के गले पर गला घोटने के निशान मिले। ये निशान तो एक्सीडेंट की कहानी से बिल्कुल मेल नहीं खाते थे। और फिर जो खुलासा हुआ वो चौंकाने वाला था। ये कोई एक्सीडेंट नहीं, बल्कि एक सोची समझी साजिश थी, एक हत्या। और इसे अंजाम दिया था आशीष की अपनी पत्नी ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर, शादी के सिर्फ 3 महीने बाद। तो अब यहां से हम इस क्राइम की डिटेल से थोड़ा हटकर इसके पीछे की असली वजह को समझने की कोशिश करेंगे। देखिए, सवाल सिर्फ ये नहीं है कि आशीष को किसने मारा। ज्यादा बड़ा सवाल ये है कि ऐसी नौबत आई ही क्यों? देखिए, आशीष की मौत किसी बुरी किस्मत की वजह से नहीं हुई। उसकी मौत इसलिए हुई क्योंकि वो अपनी ही सिचुएशन के असली रिस्क को, असली खतरे को समझ ही नहीं पाया। वो ये कैलकुलेट ही नहीं कर सका कि जो इंसान पिछले 3 महीने से उसके साथ रह रहा है वो कितना खतरनाक हो सकता है। अच्छा, इसे थोड़ा और आसान बनाते हैं। हम सब अपनी जिंदगी में जाने अनजाने में रिस्क असेसमेंट करते हैं। मान लीजिए गाड़ी से कहीं लंबा सफर करना है तो हम क्या करते हैं? टायर चेक करते हैं, है ना? ये एक बेसिक रिस्क असेसमेंट है। अब शादी जैसे इतने बड़े फैसले के लिए इसी रिस्क असेसमेंट की प्रक्रिया को सोशल वेटिंग कहा जाता है। मतलब सामाजिक तौर पर दूसरे इंसान के बारे में अच्छी तरह से जांच पड़ताल करना। और बस यही हमारी पूरी बातचीत का सबसे जरूरी पॉइंट है। जब ये सोशल वेटिंग, ये जांच पड़ताल का सिस्टम ही फेल हो जाता है तो अरेंज मैरिज एक सोचा समझा रिस्क नहीं रह जाती, वो एक जुआ बन जाती है। एक ऐसा दांव जिसमें कोई अपनी पूरी जिंदगी लगा रहा होता है। तो सवाल उठता है कि ये सोशल वेटिंग का सिस्टम जो सदियों से हमारे समाज में काम करता आ रहा था, वो आज के समय में फेल क्यों हो रहा है? चलिए इसे थोड़ा और गहराई से समझते हैं। देखिए, पुराने जमाने में क्या होता था? हमारे पास वेटिंग एजेंट्स होते थे। ये कोई और नहीं बल्कि हमारे ही पड़ोसी, हमारे रिश्तेदार होते थे। उन्होंने किसी लड़के या लड़की को 20-25 साल से अपनी आंखों के सामने बड़ा होते देखा होता था। उसकी पूरी जिंदगी एक खुली किताब की तरह थी, एक पब्लिक डेटाबेस। पर आज क्या है? आज प्राइवेसी सबसे जरूरी है, तो वो वेटिंग एजेंट्स तो रहे नहीं। आज किसी की असली जिंदगी उसके फोन के पासवर्ड के पीछे छिपी हुई है, जिसके बारे में किसी को कुछ भी नहीं पता। और उस पुराने सिस्टम में किसी भी रिश्ते को परखने के लिए 4 पिलर्स अपने आप चेक हो जाते थे। पहला, गुस्सा और हिंसा, कि कोई इंसान गुस्से में कैसा बर्ताव करता है। दूसरा, फाइनेंशियल ट्रांसपेरेंसी, उसकी आर्थिक स्थिति कैसी है। तीसरा, उसके पास्ट के रिश्ते या कोई ट्रॉमा। और चौथा, किसी तरह के नशे की लत। ये सब बातें तब पता चल जाती थी। पर आज की इस ऑनलाइन दुनिया में क्या इन 4 पिलर्स के बारे में सच में कुछ भी जानना मुमकिन है? आज की सच्चाई ये है कि ये सारे जरूरी डेटा पॉइंट्स एकदम अदृश्य हो चुके हैं। वो पासवर्ड और प्राइवेसी के पीछे लॉक हैं। अरे, जब माँ बाप को ही नहीं पता होता कि उनके बच्चों की असल जिंदगी में क्या चल रहा है, तो कोई और क्या ही पता लगाएगा? मतलब सोशल वेटिंग का पूरा सिस्टम ही ढह चुका है। और देखिए, जब सोशल वेटिंग जैसे पुराने सामाजिक सिस्टम टूटते हैं ना, तो इसका असर सिर्फ शादियों तक ही सीमित नहीं रहता। नहीं, इसका असर हमारी अगली पीढ़ी की पहचान पर, उनकी आइडेंटिटी पर पड़ता है। और ये कहीं ज्यादा बड़ी और खतरनाक बात है। समझिए, हम इंसानों की एक बायोलॉजिकल प्रोग्रामिंग है। हमें एक आइडियल चाहिए होता है, एक आदर्श। पहले ये जगह कौन लेता था? भगवान, धर्म या फिर हमारा परिवार और समुदाय। वही समुदाय जो सोशल वेटिंग का काम करता था। लेकिन जब ये दोनों ही चीजें कमजोर पड़ जाती हैं तो एक आइडेंटिटी वैक्यूम बन जाता है, यानी पहचान का एक खालीपन। और इस खालीपन को भरने के लिए लोग क्या करते हैं? वो सेलिब्रिटीज के साथ एक तरफा यानी पैरा सोशल रिश्ते बना लेते हैं। इसके कुछ असली उदाहरण देखें तो बात और साफ हो जाएगी। याद है गाजियाबाद की वो 3 बहनें जो घर छोड़कर भाग गई थीं? उन्हें कोरिया जाना था। क्यों?
क्योंकि उन्होंने अपनी पूरी पहचान उन के पॉप स्टार्स से जोड़ ली थी जिन्हें ये तक नहीं पता कि वो दुनिया में हैं भी या नहीं। या फिर जब कोई स्पोर्ट्स फैन किसी खिलाड़ी को बचाने के लिए सोशल मीडिया पर किसी और को गालियां देता है, वो भी इसी आइडेंटिटी क्राइसिस का शिकार है। ये दोनों ही फैसले असल में खराब डेटा पर आधारित हैं, ठीक वैसे ही जैसे बिना जांच पड़ताल के की गई शादी। तो ठीक है, अगर पुराने सिस्टम काम नहीं कर रहे हैं और समाज भी कोई सही दिशा नहीं दिखा पा रहा है, तो फिर इसका हल क्या है? इसका हल है सामाजिक दबाव को एक तरफ रखकर अपने फैसले खुद की व्यक्तिगत और लॉजिकल कैलकुलेशन के आधार पर लेना। इसका सीधा सा मतलब है कि जिंदगी के बड़े फैसले, चाहे वो करियर हो या शादी, उन्हें इमोशंस में बहकर या समाज क्या कहेगा इस डर से नहीं लेना है, बल्कि अपनी खुशी की एक तरह से मैथमेटिकल कैलकुलेशन करनी है। ये देखना है कि कौन सा रास्ता लॉजिकली एक बेहतर भविष्य की तरफ ले जा रहा है। और यहीं पर एक बहुत ज़रूरी बात सामने आती है। अक्सर हमें क्या लगता है कि जिस रास्ते पर सब लोग चल रहे हैं वही सबसे सेफ रास्ता होगा, लेकिन सच तो यह है कि सबसे खतरनाक रास्ता वो नहीं होता जिस पर कोई नहीं चलता, बल्कि वो होता है जिस पर हर कोई चलता है। असली खतरा भेड़ चाल में है। इसका एक जबरदस्त उदाहरण दिया एनवीडिया के सीईओ ने। समाज ने क्या सिखाया कि कोडिंग, प्रोग्रामिंग जैसी नौकरियां सबसे अच्छी हैं, सबसे सेफ हैं, हर कोई उसी तरफ भागा। लेकिन जैसे ही एआई आया, सबसे पहले खतरा किन नौकरियों पर आया? इन्हीं पर। वहीं दूसरी तरफ प्लम्बिंग जैसा काम, जिसे समाज शायद उतना कूल नहीं समझता, उसे एआई के लिए रिप्लेस करना आज भी नामुमकिन के बराबर है। यानी भेड़ चाल ने हमें सबसे असुरक्षित जगह पर लाकर खड़ा कर दिया। तो कुल मिला के बात यह है, समाज हमें सलाह देता है भाई एक सेफ नौकरी पकड़ लो, और नतीजा क्या होता है? वही नौकरी सबसे पहले ऑटोमेशन का शिकार होती है। समाज कहता है अरेंज मैरिज ही सबसे अच्छी है, और नतीजा, अगर कुछ गलत होता है तो उस जुए का सामना उस इंसान को अकेले ही करना पड़ता है। देखिए, समाज आपको सिर्फ प्रेशर दे सकता है या फिर झूठी तसल्ली, लेकिन जब नतीजों को भुगतने की बारी आती है तो वो हमेशा उस एक इंसान को अकेले ही भुगतना पड़ता है जो अपनी खुद की लॉजिकल कैलकुलेशन करने से चूक गया। तो आखिर में बस यही एक सवाल बचता है जो हम सबको खुद से पूछना चाहिए। हमारे जीवन के जो बड़े फैसले हैं, क्या वो हमारी अपनी सोच, हमारी अपनी कैलकुलेशन पर आधारित हैं, या सिर्फ उस भीड़ के पीछे चलने की आदत पर जिसे सब लोग फॉलो कर रहे हैं?